अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को नमस्कार। माफ़ी चाहता हूँ, इस समय वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है, क्योंकि किसी भी विषय में वीडियो बनाना अनदर व्यू पॉइंट का उद्देश्य नहीं है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो रेलिवेंट हो, जिसमें जानकारी मिले, उसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना हम उचित समझते हैं। आज हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं हिमाचल की प्रॉपर्टीज़ में या पहाड़ों की प्रॉपर्टीज़ में, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, क्या क्या मुख्य बातें हैं जिनको खरीदते समय, प्रॉपर्टीज़ को खरीदते समय जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि एक हिल टॉप प्रॉपर्टी होती है, एक डाउन हिल प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ बेटर होती हैं? एक सामान्य डिस्कशन हम करेंगे। हमारे पुराने एक मित्र हैं जो हिमाचल में इस समय बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत ही हाई लेवल का, जिसको हम कहेंगे लग्जरी प्रीमियम अपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट नहीं बोलूँगा, एक अवसर लेके आए हैं जो बहुत कम लोग जो इस वीडियो को देख करके, प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया जाएगा। उसका रीज़न है कि नाम बताने का दुष्परिणाम ये होता है कि आप नाम सुन करके कई बार उधर से गुजर रहे होते हैं और कैजुअली उस साइट को विज़िट करते हैं, जिस समय आपको अटेंड करने वाला कोई नहीं होता। आप ज़रा सोचिए, अगर आपने कोई लग्जरी प्रॉपर्टी या लग्जरी चीज़ खरीदनी है, इट शुड बी ऑलवेज़ वेल प्लान, सो दैट आपको उसके फीचर्स ठीक से एक्सप्लेन किए जा सकें। तो मनीष दीवान, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया, प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताना है। मेरे दर्शक आपके प्रोजेक्ट को मैं चाहूँगा कि जब भी देखें तो बहुत ही सेंसिटिवली वहाँ पे विज़िट करें। बिल्कुल। जनरली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये हिल टॉप प्रॉपर्टीज़ और ये डाउन हिल प्रॉपर्टीज़ में, दोनों में फ़र्क क्या होता है? सर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये। जनरली लोगों को पता ही नहीं है हिल टॉप साइट और डाउन हिल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है और कौन सी प्रॉपर्टी उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, रहने के लिए भी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी पहाड़ों पे अप्रोच, कि आप जिस जगह पे आपको पहुंचना इजी है, आपके लिए इजी एक्सेसिबल है, आप रोड से अपनी साइट पे, अपने घर पे पहुंच पा रहे हैं, प्रॉपर्टी आपको वही लेनी चाहिए। हम पहुंच पा रहे हैं कि हम अपनी कार को भी पहुंचा पा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी भी बनी है जिसमें गाड़ियां कहीं और खड़ी करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद जाना पड़ता है। यही होता है जब हम एक अनप्लैन्ड प्रॉपर्टी हम बाय कर लेते हैं, जहाँ पे बिल्डर ने ठीक से इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया होता। जी जी। तो जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये NH 907A पे है, जो कि जिसको कि एक आम आदमी की, क्योंकि NH कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे, लेकिन ये कौन सा, नाहन वाला नेशनल हाईवे? ये कुमारहट्टी नाहन रोड। कुमारहट्टी नाहन। तो दोस्तों, इस समय रियल एस्टेट का जो मैक्सिमम प्रीमियम अपार्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो इसी रोड पे हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही मशहूर टाटा मिस्ट भी, शायद टाटा मिस्ट भी इसी प्रोजेक्ट पे, इसी रोड पे है सर। अपना ITC फॉर्च्यून, ITC पर्व, सूर्य विला रिजॉर्ट, ये सारे इसी रोड पे हैं जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट नया लेके आ रहे हैं। प्रॉपर वहाँ एजुकेशनल हब है, उसी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में शोलनी यूनिवर्सिटी है, नोनी है, MMU है, ग्रीन हिल्स कॉलेज है, कोई एक आश्रम भी है, कुछ बुद्धिस्ट आश्रम है कोई वहाँ पे? बुद्धिस्ट आश्रम है, थोड़ा सा आगे जाके है सर। ठीक है, वो भी है। तो इसमें आप मेनली बताएं कि हिल टॉप में और डाउन हिल में क्या फ़र्क होता है? सर देखिए, हिल टॉप अगर आपकी साइट है तो वो साइट आपको महंगी मिलेगी डाउन हिल प्रॉपर्टी से। पहला फ़र्क। दूसरा, ठीक है जी, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है, बेहतरीन है और रहने लायक है, वो चीज़ हमेशा आपको महंगी ही मिलेगी। फिर हिल टॉप साइट पे अगर आप होंगे तो आपको जो व्यू मिलता है वो इन्फिनिटी व्यू मिलता है। बिल्कुल आप दूर तक, और बढ़िया आपको अगर एक सीनिक ब्यूटी चाहिए और आपको वहाँ पे ब्रीज महसूस करनी है, तो वो हिल टॉप में ही आएगी। क्योंकि कोई भी हवा नीचे डाउन हिल, तो आपको पता ही है क्या हवा का लेवल और क्या फ्लो है। ठंडी हवा जो है वो आपको हिल टॉप पे मिलेगी। वो हिल टॉप पे मिलेगी। और फिर अगर आप हिल टॉप पे रह रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी। हाँ, वो तो देखिए सभी करते हैं। मेरे ख्याल से हिल टॉप में एक और रीज़न है कि उसमें ऑक्यूपेंसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लोग या तो अच्छी आबो हवा के लिए, लोग सनसेट सनराइज़ का व्यू देखने के लिए, इन सारी गतिविधियों का असली आनंद हिल टॉप की प्रॉपर्टी से मिलता है। बिल्कुल भी नहीं है। तो दर्शकों, ये मनीष साहब जो कहना चाहते हैं कि हिल टॉप प्रॉपर्टी के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो ये है। पहला बेनिफिट, व्यू टू इन्फिनिटी। सेकेंड बेनिफिट, यू गेट वेरी कूल ब्रीज, वेरी इवन दो हिमाचल में पॉल्यूशन वैसे भी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल एरिया भी आजकल हिमाचल में काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए आप जब हिल टॉप में हैं तो आपको एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। तीसरा जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो सन व्यू
सनराइज़ एंड सनसेट का प्राथमिक व्यू आपको मिलता है। चौथी जो उसकी सबसे विशेष इम्पोर्टेंस होती है कि जब आप सबसे ऊपर हिल टॉप में बैठे हैं तो एक फील प्राउड फैक्टर भी आपके नेचुरली आपके अंदर आता है कि आप वहाँ से अगर आपने बाइनोकुलर यूज़ किया तो आप काफ़ी बड़े स्फीयर का एरिया आप उसमें पूरा व्यू लेते हैं, ग्रीनरी का, जानवरों के नेचुरल आपको दिखाई देते हैं, पहाड़ों में हिरन वगैरह घूमते हुए। तो उस चीज़ का जो असली आनंद है वो हिल टॉप। फिर थर्ड, आपने प्रॉपर्टी ली है प्राइवेसी के लिए। जब आप पहाड़ में ऊपर कहीं बैठे हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास कुछ भी नहीं होता, जो भी होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो आपको प्राइवेसी का भी एक अल्टीमेट आनंद उठाने को मिलता है। डाउन हिल प्रॉपर्टी इसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सस्ती होती हैं, बट उनके सस्ते होने के पीछे एक और रिस्क इन्वॉल्व है। डाउन हिल प्रॉपर्टीज़ में आपने सुना होगा कि अगर पहाड़ों में एक पत्थर भी गिरता है ऊपर से और वो रोल होकर के जब नीचे आता है तो इनर्शिया की वजह से, मूवमेंट की वजह से उसकी इतनी ज़्यादा फोर्स इम्पैक्ट हो जाती है कि अगर वो आकर के ज़रा सा भी किसी चीज़ से टकराता है तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। तो अवॉइड करनी चाहिए डाउन हिल प्रॉपर्टीज़, अनलेस कोई ख़ास वजह हो कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या आपको पहाड़ ऊपर से किसी को डर लगता है बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, तो वो लोग डेफिनेटली डाउन हिल प्रॉपर्टीज़ या ऐसी मीडियम प्रॉपर्टीज़ जो ना तो बहुत ऊपर हैं ना बहुत नीचे हैं और समतल एरिया है बट है पहाड़ों का, तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को प्रेफर करते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि क्यों लोग पहाड़ों में प्रॉपर्टीज़ खरीदने के रुझान आज क्यों हमारे दिल्ली एरिया से और हमारे अन्य कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से, क्या कारण है कि लोगों का रुझान पहाड़ों की तरफ बढ़ गया है। काफ़ी लोग एक आध प्रॉपर्टी अच्छे लेवल की पहाड़ों में ख़रीदना चाहते हैं। सो देखिए, सबसे ज़रूरी ये जो एक तरह से कहूँगा जो फेज़ आया और जो लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ वो आफ्टर कोविड हुआ। लोगों को समझ आया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ज़रूरी है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए आपको पहाड़ों में एक फ्रेशनेस और ब्रीज़ और जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें जाके रहने का जो एक अलग से लेजर है वो आपको वहीं मिलेगा। तो लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि भाई हिमाचल में कसौली, ये नाहन रोड आ गया, दक्षई आ गया, इन जगहों पे हमने कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे वहाँ हम प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि वहाँ पे नॉन हिमाचली भी प्रॉपर्टी ले सकता है, 118 की परमिशन मिलती है। वो अवेयरनेस आने के बाद दिल्ली से, मुंबई से, इवन गुजरात से हमें बहुत रिस्पॉन्स आया। तो ये जो 118 की परमिशन है, ये सपोज़ मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अगर हम बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिल्डर को 118 की परमिशन है, एक लैंड पे परमिशन है, उसके ऊपर आपने फ्लैट्स बनाए हैं, मैं तो फ्लैट खरीद रहा हूँ, तो 118 हो गया तो मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी। एग्जैक्टली सर। 118 का एक और लाभ है, जो नॉन हिमाचली लोग हैं उनके पास बिल्डर्स प्रॉपर्टी जो 118 अप्रूव्ड है या जिसमें 118 के अप्रूवल के आने की पूरी संभावना है, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के अलावा नॉन हिमाचली के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जो टेनेंसी एंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट था सन 1988 का, मेरे ख्याल से वो एक्ट था, जिसमें कि सेक्शन 118 में ये प्रावधान किए गए, चेंजेस किए गए कि अगर कोई प्रोजेक्ट को लेकर के अप्रूवल मांगता है तो उसको आसानी से मिल जाती है, टूरिज़्म के लिए बहुत आसानी से अप्रूवल मिल जाती है। तो नॉन हिमाचली के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके एक अच्छे बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपनी वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, साथ में वो अपने रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी ले सकता है। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे। हाँ जी। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ में कुछ इनकम का भी सिस्टम होता है? एक तो होती है जो इनकम बिल्डर देता है, हाँ जी, कि भाई डाउन पेमेंट ले लिया या पैसा एक साथ ले लिया और उसमें रिटर्न दिए। मैं उस इनकम की बात नहीं कर रहा। ठीक है। वो इनकम तो आपने मेरे वीडियोज़ देखे ही हैं कि दैट टाइप ऑफ इनकम इज़ जनरली डेंजरस, क्योंकि जहाँ आप सारा पैसा दे चुके हैं और कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऐसा भी कुछ हो आपके प्रोजेक्ट में स्पेशली कि मैंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, उसके बाद उसको चलाने का, उसको मेंटेन करने का, उससे इनकम लाने की जिम्मेदारी कोई संस्था या कोई कंपनी ले ले, कोई इंस्टीट्यूशन ले ले, उसके बाद साल में मुझे कम से कम कुछ दिनों के लिए वहाँ पे अगर मेरा रहने का मन करता है तो मुझे जितने दिन में मेरा रहने का मन करता है तो उतने दिन मैं वहाँ पे रह सकूँ, ऐसा कुछ सिस्टम। सर यही एक्चुअली जो हमने इस प्रोजेक्ट में जिन चीज़ों का ध्यान रखा है वो सबसे ज़रूरी चीज़ यही था, क्योंकि जिसने भी दिल्ली से आना है या गुड़गांव से आना है या आउटर एरिया से आना है, 250-300 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे रहना है, उसने सारी ज़िंदगी तो यहाँ रहना नहीं है।
वो तो कहता है मैं 1 साल में 30 दिन रह सकता हूँ, 15 दिन रह सकता हूँ मैं पीक डेज़ में, 15 दिन रह सकता हूँ मैं नॉन पीक डेज़ में। मेरे को 11 महीने मेरी प्रॉपर्टी पे क्या रेंटल मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मान लीजिए पीक डेज में मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ जी मैं पीक डेज में 2 महीने रहना चाहता हूँ एक साथ, तो क्या मेरी अपनी प्रॉपर्टी में कोई रेस्ट्रिक्शन होगा उस चीज़ में? सर, अगर आप हमारे होटल टाई अप वाले कंसेप्ट में आओगे तो रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, फिर आपको वहाँ पे कुछ जो आपके पर्टिकुलर डेज़ हैं, जैसे आपको 30 दिन मिले हुए हैं, उसके बियॉन्ड अगर आप गए तो आपको कुछ वहाँ पे जो मेंबरशिप चार्जेस हैं या जो वहाँ पे एक रेंटल पे आपको मतलब करना ही आपको पड़ेगा। डिस्काउंटेड रेंट पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि आप एक होटल फॉर्मेट में गए हैं जिसमें एयरबीएनबी के जैसे प्रावधान है, या कोई अच्छा 5 स्टार होटल के साथ आपका टाई अप होगा। वी आर प्लानिंग समथिंग ऑफ दैट नेचर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एयरबीएनबी तो सर डिफरेंट कंसेप्ट है। जो हम चीज़ प्लान कर रहे हैं वहाँ हम प्रॉपर एक ब्रांड लेके आएंगे। जब ब्रांड वैल्यू वहाँ आगे आ जाती है, उसका नाम चलता है, तो वहाँ पे हम एक ये कह लो कि हमें पता है, एश्योरेंस है कि ये प्रॉपर्टी इसको कमा के ही देगी, एप्रिसिएशन मिलेगी। अब प्रॉपर्टी मेंटेन भी रहेगी, जब मेंटेन हो रही है, रेंटल्स आ रहे हैं, तो एप्रिशिएट करेगी डेफिनेटली। देखिए, मेरे ख्याल से जब हम उस लेवल पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एप्रिसिएशन वाला एंगल तो प्लेन्स में बहुत है, मैदानों में बहुत चीज़ें हैं। जनरली पहाड़ों में प्रॉपर्टी आदमी सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए या रहने के लिए, सुकून से अपना समय काटने के लिए लेता है। बिल्कुल सर। मैं लुधियाना के एक मेरे मित्र हैं, उनको जानता हूँ, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम थी, लीवर में भी प्रॉब्लम थी, और वो पिछले 3 सालों से आपके इसी एरिया में जो आपने बताया जहाँ पे नाहन रोड है, वहीं पे वो अपना एक खुद का कॉटेज लेकर के पिछले 3-3.5 साल हो गए वो वहाँ रहते हैं, और वो जीवन के सारे सुख एंजॉय कर रहे हैं। लंदन बेस्ड सज्जन हैं वो, नाम नहीं ले सकते हैं किसी का पर्सनली, बट अगर कोई मिलना चाहता है और यहाँ फ्लैट देखने आएंगे हम आपके यहाँ, तो अगर संभव होगा तो मैं उनसे टाइम लेके आपको मिलवाऊंगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली एक आदमी से मिलते हैं और वो बताता है कि क्या फ़र्क पड़ा उसकी लाइफ में, क्या फ़र्क पड़ा उसकी सेहत में, उसके मनोबल में, तो इट इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड। बिल्कुल। थर्ड, मैं आपसे एक चीज़ और सलाह लेना चाहूँगा कि तो मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा एप्रिसिएशन, वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस तरह की प्रॉपर्टी हम किस उद्देश्य से खरीदते हैं, पर एप्रिसिएशन आएगी इसके क्या रीज़न से? कोई लॉजिकल फैक्ट्स आप दे सकते हैं? आपका मेरे ख्याल से 1 BHK फ्लैट 1 CR के आसपास है, जो कि कितने स्क्वायर फुट में है? सर 1030 स्क्वायर फुट का है, 92 लाख की यूनिट है। 92। हाँ जी। अब मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। हमारा रेट ज़्यादा नहीं है, हमारा एरिया ज़्यादा है। ठीक है। 8950 पर स्क्वायर फुट की यूनिट है। यही चीज़ मैं आपको 500 स्क्वायर फुट की देता तो ये 45 लाख रुपए की रह जाती। पर उस 500 स्क्वायर फुट में ना आपकी प्रॉपर किचन बननी थी, ना बालकोनी आनी थी, जो रूम साइज़ होता वो भी 10 बाय 10 का होता। तो आपने बालकनीज, डेक बालकनीज, अब और हमने अब इसमें क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक 1030 स्क्वायर फुट 1 BHK में, जिसमें आमतौर में अपना जीरकपुर मोहाली लोग 2 BHK बना देते हैं, इसमें हमने 2 वॉशरूम रखे हैं 1 BHK में। प्रॉपर आपको किचन मिलेगी, वार्डरोब है, उसके लिए अलग से एरिया दिया हुआ है हमने। जो रूम साइज़ है 1 BHK का वो हमारा 11 बाय 13 का है, काफ़ी ह्यूज एरिया है। फिर डेक बालकोनी है 27 बाय 8 की। लिविंग कम डाइनिंग में भी हम सोफ़ा कम बेड दे रहे हैं, तो इजीली 4 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि 2 वॉशरूम है और प्रॉपर सारी लिफ्ट फैसिलिटीज़ है विद ऑल द एमिनिटीज़ आपके। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वहाँ पे कुछ बिल्डर्स अभी प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिनमें 1 BHK 3-3 करोड़ के हैं। सर देखिए, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं 1 BHK वो फुली फर्निश्ड है। आपको कटलरी से लेके कर्टन्स तक सारे होम अप्लायंसेस, फिटिंग, फिक्सर सब कुछ मिलेगा आपको फुली इक्विप्ड। जो वो 3 करोड़ 4 करोड़ वाली प्रॉपर्टी हैं, कुछ 5 करोड़ वाली भी आ रही हैं, उनमें कोई फर्नीचर नहीं है, कोई दूसरी एमिनिटीज़ नहीं है। वो सिर्फ एक बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, उसको लोग यूटिलाइज कर तो रहे हैं। नाम पे ना जाएं, बिल्डर के प्रोफाइल को समझें। बिल्डर की सिंसियरिटी लेवल वहाँ से पता चलती है जब हम उनके लैंड के रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि भाई ज़मीन वो खरीद चुके हैं कि नहीं, लीगल एक्शन वो प्रॉपर ले चुके हैं कि नहीं। साथ में आपको पहाड़ों में प्रॉपर्टी खरीदने में मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अभी इस समय जो लैंडस्लाइड हुए पिछली बार, हाँ जी। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन आपने नोट किया होगा जो मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स थी, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है, कोई 5 स्टार होटल है, जिसमें कि हम नाम ले सकते हैं 1-2 होटलों का, हाँ जी। जो उसी एरिया में थे, बट उनका कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि वो कम्प्लीटली अप्रूव्ड डिज़ाइन के साथ बने थे। जब आप सिटी एंड कंट्री टाउन प्लानर के अप्रूवल्स को चेक कर लेते हैं, जब आप सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों में जिस प्रोजेक्ट में अपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक से किया हो,
प्रैक्टिकली उन चीज़ों को किया हो, ऐसे प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने में एटलीस्ट आपको इस डर से बाहर रहना है कि यहाँ पे कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी। ये फ़ायदा होता है एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी लेने का। हालांकि जो बड़े नाम हैं उनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है। प्रोजेक्ट वो भी अच्छे होते हैं क्योंकि एक कम्युनिटी का भी एक फैक्टर होता है कि एक लेवल के लोग सिर्फ वहीं रहना चाहते हैं। बट जिस तरह का प्रोजेक्ट ये आने जा रहा है, जिसका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी विज़िट फिक्स कीजिए। ये प्रोजेक्ट फ़ोन पे बताने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी विज़िट शेड्यूल करनी है। मेरा आपसे वादा है कि आपकी विज़िट और आपका वो बिताया हुआ समय जो आप हमारे साथ बिताएंगे, अगर एक प्री फिक्स विज़िट करेंगे तो वो ज़ाया नहीं होगा। इट वॉन्ट गो वेस्ट। You will definitely love to see the place. You will definitely respect the communication which builder is trying to deliver to you. और इसी के साथ मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर के इस प्रोजेक्ट पर अपने व्यूज़ दिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।